वंदे मातरम। हम हैं शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज महिला दिवस के दिन बात करेंगे महिलाओं के उत्थान की। बदलते दौर में नारी भी बदली है। साहस, संकल्प और परिश्रम तो नारी के जीवन में पहले से था, लेकिन बदलते दौर में उसने अपने तेवर को बदला है। वो अब छुई मुई के पौधे की तरह नहीं रहना चाहती है, वो कमांडो भी बनना चाहती है, वो लड़ाकू विमान भी उड़ाती है। नारी अपने हुनर से आत्मनिर्भर हो रही है। यही नारी हर क्षेत्र में ऊंचे पदों पर बैठकर दिशा देती है। यही नारी समाज बदल रही है। अभी भी उसके सामने कुछ चुनौतियां बाकी हैं। समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय से लेकर आज तक नारी अपने अपने दौर के संघर्ष और कठिनाइयों से जूझती रही है, लेकिन एक हौसला उसके पास हमेशा बना रहा। नारी ने वो कर दिखाया जो कल्पना से परे रहा। नारी को जब कमजोर माना गया तो उसने ललकार भरी। दौर पुरातन युग का हो या मध्यकालीन आजादी की लड़ाई का, तमाम सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में नारी की भूमिका अग्रणी रही है। संस्कृति, परंपरा और शिक्षा के उत्थान में उनका योगदान रहा। समय बदला तो कमजोर अबला कही जाने वाली नारी ने जीवन के हर मुकाम पर अपना कौशल दिखाया है। नारी अब अबला नहीं, वो ध्वनि से तेज चलने वाले विमानों को उड़ा रही है। वो सागर की गहराइयों को नाप रही है। वो कमांडो बनकर समाज की सुरक्षा भी कर रही है। वो अंटार्कटिका में चल रही है और किसी शहर के बीचों बीच ऑटो रिक्शा भी चला रही है। वो कभी मंगलयान की तैयारियों में जुटी है, कभी दल का हिस्सा होती है। वो कुश्ती की स्पर्धा जीतकर सोने चांदी के पदक भी बटोरती है। वो अपनी भावुकता में कविता भी लिखती है। आज की नारी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए जमकर संघर्ष करती दिखती है। नारी के आत्मसम्मान के लिए 8 मार्च का दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हर पल उसका है और वो पल पल गौरव की नई गाथा लिखती है। वो कुछ न कुछ नया करने को बेताब रहती है, लेकिन आज भी समाज में नारी के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। किसी हद तक नारी जकड़नों से स्वतंत्र हुई है, लेकिन अभी भी उसका दमन करने की घटनाएं सुनने को मिल जाती है। सामाजिक जागृति आई है और सोशल मीडिया ने भी नारी चेतना को जगाया है। ये समय की कसौटी है कि एक उन्मुक्त जीवन नारी को दे सके, वो अपने सपनों की उड़ान भर सके। नारी का सबल होना किसी राष्ट्र और समाज का सबल होना है। जरूरत इस बात की भी है कि नारी के उत्थान के लिए जो भी नीतियाँ और योजनाएं बने हैं, उन्हें धरातल पर उतारा जाए। नारी ये महसूस कर सके कि उसे किसी भी हद में तोयम नहीं समझा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपने आप को साबित कर रही हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ी हैं जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अपने समाज के प्रति अपनी भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते समाज में अभी समाज को और कितना बदलने की जरूरत है। हमारे साथ दिव्या तंवर जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं संस्कृति विश्वविद्यालय की। हमारे साथ डॉक्टर यशल्या राज जुड़ी हैं, सीईओ हैं शुभारती विश्वविद्यालय से। हमारे साथ समीक्षा यादव हैं जो कि डीएसपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीक्षा जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि आप डीएसपी हैं। आपके पास चुनौतियां बहुत सारी हैं। घर संभालना है, बाहर जाकर देश की सेवा करनी है, ना सिर्फ सेवा करनी है, रक्षा करनी है। और ये सारे दायित्व निभाते हुए आपको अपना सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म निभाना है, महिला होने का। कैसा फील करती हैं जब आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है? महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी शक्ति के लिए सब एक साथ हैं और जागरूकता अभियान में जुड़े हुए हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे समाज में जो आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो अच्छा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। लेकिन जो हमारी आधी आबादी है उसमें अभी भी जागरूकता की कितनी कमी है और उनके अपने उत्तरदायित्वों को जानने के लिए, कर्तव्यों को जानने के लिए और यहाँ तक कि उनके जो अधिकार हैं तो अभी भी उनको पूरी जानकारी नहीं। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी चीजें सरकारों द्वारा की जा रही है, समाज के द्वारा की जा रही है, परिवार के द्वारा की जा रही है, लेकिन हर महिला अपने जीवन में अलग अलग तरीके का संघर्ष करती है, परिवार को लेके, समाज को लेकर के, और तमाम चुनौतियों से जूझती रहती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक महिला को हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिला एक शिक्षित होती है तो वो इस काबिल होती है कि वो अपने अधिकारों के बारे में खुद को तो बता ही पाती है, लेकिन बाकी अन्य महिलाओं को भी इस बारे में जानकारी देती है कि उनके अधिकार क्या है। समाज को बताती है कि मानव अधिकार में अगर हम मानवता का जिक्र करते हैं, वो मानवता सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, वो महिलाओं के लिए भी है, और उस मानवता के लिहाज से महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि 8 मार्च की तारीख को आज हम सभी लोग मिलकर पूरा विश्व इसे महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जब हम शिक्षा क्षेत्र का बात करते हैं डॉक्टर यशल्या, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि समाज शिक्षित हो, और भारतीय विश्वविद्यालय या फिर कोई अन्य विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि हर साल किस तरीके से हजारों बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही समाज में भी आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कभी जब किसी युवक को पढ़ाया जाता है तो सिर्फ एक युवक पढ़ता है, पर जब किसी लड़की को पढ़ाया जाता है तो वो पूरा घर परिवार और पूरे समाज तक वो पढ़ाई पहुंचती है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पढ़ाई घर से ही शुरू हो जाती है। जब एक महिला माँ बनती है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, संस्कार देती है, सिखाती है। जब भी वही महिला बाहर जाके एक टीचर बनती है तो वो उसी पढ़ाई को आगे ले जाती है। जब वो महिला किसी और फील्ड में जाती है और किसी और व्यापार में कदम रखती है तो भी वो महिला अपने संस्कारों को, अपनी पढ़ाई को आगे तक ले जाती है। बहुत आवश्यक है महिलाओं का पढ़ना, साक्षर होना, क्योंकि एक महिला के साक्षर होने से उसका घर परिवार, समाज, संस्कार, सब कुछ उस साक्षरता से जुड़ा हुआ है। और ये शिक्षा ही एक ऐसा बड़ा कारण रहा है, एक ऐसी भूमिका शिक्षा की रही है जिससे महिला को ये बताया कि उसका अधिकार क्या है। और आज की तारीख में महिलाएं बराबरी की बात कर रहे हैं। दिव्या तन्वर जी, जब हम बराबरी का जिक्र करते हैं तो आज एक आवाज हमने देखी संसद में भी उठती हुई नजर आई। अक्सर हम इस बात को लेकर के कहते हैं कि जब हम बराबरी का जिक्र करते हैं तो क्यों हमारे संसद में आरक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 50% आरक्षण की बात और इस अपनी तरफ से एक तोहफे को मांगने की जो हिम्मत थी वो आज महिलाओं ने दिखाई, और ये तभी संभव हुआ जब वो शिक्षित महिला संसद तक पहुंच पाई। दिव्या तन्वर जी, देखिए, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, और शिक्षा के लिए जरूरी है कि घर की औरतों को शिक्षित करना, क्योंकि वही जिससे मेरे से पहले जिन्होंने बोला था यही था कि हम जब एक औरत को पढ़ाते हैं तो हम पूरे घर को पढ़ाते हैं। तो बहुत जरूरत है शिक्षा के लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना, वो वातावरण क्रिएट करना, वो इकोसिस्टम क्रिएट करना जिसमें नारी सबल हो सके। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। सुबह से मैं जितने भी टॉक का हिस्सा रही हूँ यही देखा है कि औरतों का पढ़ना, उनको सबल बनाने में पहली नींव अगर कुछ होती है तो वो हमारी पढ़ाई है। जागरूकता उसके बाद आती है कि पढ़ने के बाद हम जागरूकता की तरफ जाते हैं, जागरूकता के बाद अपने अधिकार की तरफ जाते हैं। और नारी के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर ये कही जाए कि मैं पढ़ाई के साथ क्या कर सकती हूँ, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं होंगी। ये 2 चीजें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है नारी के लिए, सशक्तिकरण के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है समीक्षा जी, एक महिला ना सिर्फ सामाजिक परिवेश में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके अलावा अन्य सभी फील्ड्स में वो उतर रही है। जब अगर हम आपके पास आने वाले महिलाओं से जुड़े केसेस का जिक्र करें, उन केसेस में हम देखते हैं किस तरीके से अलग अलग केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां महिला अपने ही लोगों से प्रताड़ित होती है, जिसका संघर्ष अपने ही लोग, अपने ही परिवारों से होता है। समाज तो दूर की बात है, समाज के लिए तो हम एक बड़े परिवेश में जिक्र कर सकते हैं कि समाज को बदलने की जरूरत है अगर शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त होगी, मजबूत होगी। लेकिन एक परिवार के साथ भी संघर्ष रहता है, जो आपने भी अधिकतर अपने पास आए हुए केसेस में देखा होगा। इस बारे में बताइए समीक्षा जी। कहा कि हर महिला के साथ अलग अलग स्तर के संघर्ष होता है। हमारे संघर्ष की पहली शुरुआत ही हमारे परिवार से होती है। हम जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ पर लड़का और लड़की को लेकर के हमेशा से एक डिमार्केशन रहा है जी। जेंडर को लेकर के हमेशा की लड़कों के लिए जो चीजें आसान होती हैं वही लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। तो स्ट्रगल जो भी होता है वो पहले हमारे परिवार से शुरू होता है। और आपने देखा होगा कि जिन भी महिलाओं को परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला है उन्होंने हमेशा ही अच्छा किया है।
जी। अब हम बात लेते हैं कि हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं अपने जो परिवार से ही प्रताड़ित होती हैं। जी। वास्तविकता ये होती है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने परिवार के द्वारा प्रताड़ित होना शुरू हुई, और चीजें जब बहुत ज्यादा स्तर पर पहुंच जाती हैं तब उन्हें ये एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं। जी। और परिवार में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा शिक्षित महिला नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो अपने अधिकारों को जान ही नहीं पाती, सारा जीवन उसका जो है कर्तव्यों को निभाते हुए बीत जाता है। जी। और अगर कहीं उसको जागरूक किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, देखिए जब केसेस आते हैं तो उसमें ये होता है कि एक महिला जब परिवार से प्रताड़ित होकर आती है तो उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए भी प्रमाण नहीं होते, क्योंकि वो उनके खिलाफ खड़ी है जिनके साथ वो रह रही है, जिनके बीच वो रह रही है। जी। और ऐसी स्थिति में उसको न्याय मिलना वास्तव में कितना पीड़ादायक हो जाता है, वो हम लोग देखते हैं कि मतलब लंबा संघर्ष चलता है। आपको कहा जाए तो आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने परिवार से जब लड़ना पड़ता है तो मानसिक रूप से भी इंसान कहीं ना कहीं बहुत टूटता है अंदर से। जी। और ये अक्सर देखा गया है कि एक बहुत अरसा लग जाता है, लंबा वक्त लग जाता है महिला को अपनी पीड़ा किसी के सामने लाकर रखने के लिए ही। और ये अक्सर देखा गया है कि वो कितने बड़े स्तर पर कितने समय तक प्रताड़ित हुई है कि कोई महिला इतनी आसानी से नहीं बोल पाती है, उसको एक बहुत लंबा वक्त लगता है। यशल्या जी, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो आज हमने देखा किस तरीके से मिशन शक्ति पार्ट 2 की शुरुआत हुई है, और उसके लिहाज से ये कहा गया है कि अब आने वाले दिनों में महिला सशक्त होंगी, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश की जाती है कि उनको लागू किया जाए, उन योजनाओं को लागू किया जाए, धरातल पर जब वो एग्जीक्यूट हो तो वो प्रत्येक महिला तक पहुंचे। मंशा सरकार की तरफ से साफ है, लेकिन अगर हम शिक्षा क्षेत्र का जिक्र करें तो आज भी देखते हैं कॉलेज में ही पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम रहती है। देखिए, महिलाएं तो हमेशा से सशक्त थी ही। महिला का नाम ही शक्ति है। हम जिन माता की पूजा करते हैं वही शक्ति है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जरूर महिलाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत समाज में ऐसा नहीं था, परंतु कुछ सांस्कृतिक बदलाव की वजह से, कुछ जो भारत बहुत सालों तक अलग अलग लोगों के गुलामी में रहा, जिस वजह से कुछ सांस्कृतिक बदलाव आए, उसकी वजह से महिलाएं कुछ पिछड़ गई, जो कि भारत संस्कृति में पहले नहीं था। भारत सरकार बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। दिक्कत जो है वो शायद इसलिए है कि ये योजनाएं है, ये सभी तक पहुंच नहीं पाती। तो जो सशक्त महिलाएं हैं और जो सशक्त पुरुष भी हैं, उन सबके लिए ये बहुत आवश्यक है कि ये सभी योजनाओं को उन महिलाओं तक पहुंचाया जाए, उन बच्चियों तक पहुंचाया जाए जिनको इस शिक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके लिए हमारा विश्वविद्यालय भी बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। हमारे यहाँ एक पूरा सेल बनाया गया है जो ये सारी योजनाओं को उन महिलाओं तक, सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, जो फाइनेंशियल योजनाएं भी होती है जिनसे उन महिलाओं का लाभ हो सकता है, उनको उन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। जो गवर्नमेंट की शिक्षा योजनाएं हैं वो काफी अच्छी हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, मेरी तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट इल्तिजा है कि वो भी अपनी तरफ से अगर कुछ कर पाए। जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि हमने लड़कियों के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप शुरू कर रखी है, जो लड़कों से 5 to 10%, 20% तक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देती है उन लड़कियों को जो इसको डिजर्व करती हैं, जो अपनी पढ़ाई में पहले से अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले अपनी पढ़ाई में आगे का। तो हम सभी को योगदान देना होगा अगर हम अपनी लड़कियों को, बच्चियों को, अपनी सहपाठी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनको उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जो बाकी महिलाओं को मिला है, जिनको हम आज की तारीख में सशक्त समझते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक बिगर फ्रेम में, अगर एक बड़ी फ्रेम में हम समाज को देखेंगे या महिलाओं की भूमिका को देखेंगे तो ऐसा लगता है महिलाएं सशक्त हैं, महिला बोल पा रही है, अपने अधिकारों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर पा रही है, तो वो सशक्त है। लिख करके अगर वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है तो लगता है महिलाएं सशक्त हैं। लेकिन जब हम
गांव की तरफ देखते हैं या फिर किसी भी आम महिला को देखते हैं जो ये नहीं जानती है कि उसके अधिकार नहीं क्या है, जो ये नहीं जानती है कि शिक्षा के लिए उसको कहाँ जाना है, जो ये नहीं जानती है कि अगर अपने अधिकारों के लिए बोलना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब हम उस तबके का जिक्र करते हैं तो कहां देख रहे हैं अपने समाज को? अगर सामाजिक बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत तो बहुत नीचे से करनी पड़ेगी। उदाहरण के नाम पे एक दो नाम लेने से बात नहीं बनेगी। एक दो नाम अगर हमारी उंगलियों पर हैं, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, इससे बात नहीं बनेगी। सशक्त समाज होगा जब प्रत्येक महिला सशक्त होगी। देखिए, चेंज तो जरूरी है और चेंज जो होगा वो धीरे धीरे हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि नकारात्मक तरीके से हम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बात तो है कि हमने बोलना तो शुरू किया, बोलना तो शुरू किया कि ये गलत है, बोलना तो शुरू किया कि औरतों के लिए पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पुरुषों के लिए। एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कि जहाँ पे महिला के हाथ में पैसे होंगे वो ना डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करेगी, ना ही किसी से दबेगी। तो कम से कम एक शुरुआत तो यहाँ से हम कर रहे हैं कि अब हमने चुप्पी तोड़ी है और बोलने की शुरुआत है, जिसमें पहला स्टेप अगर मैं कहूँ, पहली नींव यही आती है कि सबसे पहले हमें अपने परिवार में सबसे छोटी नींव जिसको समाज कहा जाता है, अपनी बच्चियों को एक ऐसा वातावरण दे जिसमें वो पढ़ सके और उनको बताया जाए सही ये है और गलत ये है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, पारिवारिक रूप से भी गलत हो रहा है, समाज के रूप से तो बाद में जाएगा, अगर परिवार में भी कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठाइए और आवाज उठा के बताइए कि मेरे लिए ये गलत है। तो ये सबसे छोटी इकाई से हमें शुरू करना पड़ेगा, सबसे छोटे पायदान से हमें शुरू करना पड़ेगा, परिवार से शुरू करना पड़ेगा और अपनी शिक्षा नीतियों में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा, जिसमें हम नारी को वो और समीक्षा जी जिस बात का जिक्र कर रही थी वो बता रही थी किस तरीके से अधिकतर मामले निकलकर सामने आती हैं जहां पर महिलाएं खुलकर बोल नहीं पाती है क्योंकि उसका संघर्ष उसके अपने परिवार से होता है। दिव्या जी, अगर ऐसे समय में वो एक महिला बोल पाए, वो ये समझ पाए या फिर उसका परिवार उसको ये समझा पाए कि सिर्फ शिक्षा से बात नहीं बनेगी, आपको इस काबिल बनना है कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस अपने आप उठा सकें, आप अपने आप को इतना मजबूत करें कि फाइनेंशियली आपको किसी आदमी पर निर्भर ना रहना पड़े, आपको अपने पिता पर निर्भर ना रहना पड़े, आपको अपने पति पर निर्भर ना रहना पड़े, ना आपको अपने बेटे पर निर्भर रहना पड़े। अगर एक महिला इतनी स्टेबल हो जाएगी तो क्या लगता है समाज बदलाव की तरफ बढ़ेगा? वो बदलाव, वो बड़ा बदलाव हम देख पाएंगे? दिव्या तंवर जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने उसका स्टेपिंग स्टोन तो रख दिया है, एक नींव की शुरुआत तो की है और बोलना शुरू करा है कि हमें अपनी महिलाओं को वो एक इन्वायरमेंट देना, वो वातावरण देना बहुत जरूरी है जिसमें वो पनपे और जिसके अंदर वो अपनी अच्छी तरीके से ऐसी जिसमें उसको डिपेंडेंसी ना हो, वो ना अपने बाप की तरफ देखे, ना अपने भाई की तरफ देखे, ना अपने पुत्र की तरफ देखे, ना पिता की तरफ देखे। तो ये जरूरी है कि हमें फाउंडेशन स्टोन तो रखना पड़ेगा। हमारी सबल बनेगी पर अबला तो नहीं है अभी, तो कहीं ना कहीं हमने अवेयरनेस तो लानी शुरू कर दिया। और इसका तो सबसे बेहतर उदाहरण हमारे साथ है, समीक्षा जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, समीक्षा जी हमारे साथ हैं, जो सबला नारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण समीक्षा जी इस वक्त है। समीक्षा जी, अगर हम जिक्र करते हैं अपराध की तो हम लगातार देखते हैं, जब भी हम महिलाओं पर चर्चा करते हैं बहुत आसानी से एनसीआरबी की रिपोर्ट खोल लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट साल 2019, 18, 17 हर साल क्या दिखाता है ये, और हर बीतते डिस्कशन के साथ ये सवाल वहीं का वही रहता है कि आखिर क्यों हर बीतते वर्ष के साथ, हर बीतते साल के साथ एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहे हैं? समीक्षा जी। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली है कि महिलाओं ने जब बोलना शुरू किया है और जब वो जागरूक हुई है अपने अधिकारों के प्रति, तो उन्हें ये पता लगने लगा है कि उनके साथ जो चीजें गलत हो रही हैं वो वास्तव में गलत है और उनके उसके लिए वो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने आवाज उठानी शुरू की है, तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा महिलाओं के साथ अगर कुछ हो रहा है और बोलेंगी महिलाएं तो अपराध का ग्राफ तो बढ़ेगा ही। लेकिन इसमें देखने वाली चीजें, अगर हम अपराध की दृष्टि से देखें तो देखने वाली चीजें ये हैं कि अपराध की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उन अपराधों में कितने में महिलाओं को न्याय मिल चुका है जी। अगर हम देखें तो ये संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि हमारे कितने केसेस क्लोज हुए हैं जिसमें महिलाओं को न्याय मिला है, कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को न्याय नहीं मिला है या पेंडिंग चल रहे हैं। अगर हम संख्या ये देखें कि पेंडिंग केसेस के मामले बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि अपराध बढ़ा है, लेकिन अगर अपराध के साथ साथ उनको रेमेडीज भी मिल रही हैं
तो हम ये मान के चलते हैं कि महिला हमारी जागरूक हुई है और उसको न्याय भी मिल रहा है। ठीक है, ये तो समाज की महिलाओं की बात हुई। अगर मैं आपका जिक्र करूं समीक्षा जी, अगर मैं बात महिला पुलिसकर्मियों की करूं, अक्सर हम जब चर्चा करते हैं तो हम हर एक वर्ग को डिस्कस कर लेते हैं, हर एक वर्ग के बारे में जान लेते हैं, उनकी परेशानियों को उजागर कर देते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रत्येक महिला पुलिसकर्मी को भी ऐसी बहुत सी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है जिसको लेकर अभी तक मंथन नहीं हुआ है। हालांकि ये देखा गया है कि किस तरीके से आम महिला की सुरक्षा के लिए मौजूदा सरकार द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करें तो मौजूदा सरकार द्वारा ये कोशिश की गई है कि महिला हेल्प डेस्क बनाई जाए, प्रत्येक थाने पर एक महिला पुलिसकर्मी जरूर होनी चाहिए। अगर हम महिला पुलिसकर्मियों का जिक्र करते हैं तो आम जीवन में उन्हें किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है? देखिए, मैं चूंकि पुलिस कर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो ये 24/7 की जॉब है, तो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ते हैं। और जब महिला आती है तो उसके सामने दोहरी जिम्मेदारी होती है, परिवार की भी होती है और अपनी ड्यूटी की भी होती है। तो इन दोहरी जिम्मेदारियों के बीच अगर सामंजस्य बनाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं महिला को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है पुरुषों की तुलना में। और अगर इस महिला पुलिसकर्मी के साथ कोई भी इस तरीके की घटना होती है जिसको आप अपराध की श्रेणी में या उसका शोषण की श्रेणी में रखते हैं, तो उनके लिए भी, उनकी सुनवाई के लिए भी यहाँ पर पूरा सिस्टम एक डेवलप किया गया है। वो अपने सीनियर अधिकारियों से कह सकती हैं, उनके यहाँ एप्लीकेशन देती हैं, उनसे कहती है और उनको न्याय मिलता है। ऐसा नहीं कि उन्हें न्याय नहीं मिलता या उनका कहीं डिपार्टमेंट में शोषण होता है। मैंने अभी तक किसी भी ऐसी महिला पुलिसकर्मी को नहीं देखा जिसका डिपार्टमेंट में शोषण हुआ जी। और चूंकि महिला पुलिसकर्मी होती है, उन्हें खुद ही न्याय के बारे में, उन्हें कानून के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें कहाँ आवाज उठानी है और किससे कहना है जिससे कि उनको न्याय मिल सके। और ये तभी संभव है जब एक महिला ये जानती हो कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास क्या शक्ति है, वो क्या कर सकती है, उसको ये पता होता है कि उसका कोई दायरा नहीं है। और ये जब हर एक लड़की समझ जाएगी, डॉक्टर यशल्या जी, कि वो लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट स्काई है, आसमान है, क्योंकि प्रत्येक महिला आसमान को छूने की आज सपने देख रही है। हर कोई चाहता है कि वो चांद पर जाए, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई पुलिसकर्मी बनना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद भी कितनी ही महिलाओं के मन में रहती होगी। ऐसे में क्या देख रही हैं समाज में आने वाले दिनों में, किस बदलाव की तरफ भारत बढ़ रहा है? बहुत क्षमताएं हैं नारी में। आपने भी इसी बात को कहा है, मैं भी आप ही की बात को दोहरा रही हूँ। नारी में बहुत क्षमता है और इस दिन को हम इतनी उत्सुकता से मना रहे हैं। ये बात इसी का प्रतीक है कि हिंदुस्तान में भी इस बात को मान लिया है, पहले से भी मानते आए हैं। तो बहुत क्षमताएं हैं, बहुत स्कोप है हर लड़की में, वो जो इच्छाएं हैं उनको पाने का। सिर्फ जो एक चीज है कि नारी अपनी शक्ति को पहचानने के साथ साथ लोग भी इस बात को समझें, जो समाज से हमारे को उम्मीदें हैं कि वो हमें सपोर्ट करे, हमारे बच्चों को सपोर्ट करे, नारी को सपोर्ट करे और उसको उसकी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए जिन जिन सीढ़ियों की जरूरत है उनको उन सीढ़ियों पे चढ़ने दें, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब वो समाज का सपोर्ट उसे मिलने लगेगा, जो आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ वुमेन सिक्योरिटी, उसे वो सिक्योरिटी महसूस होने लगेगी, तो औरतें जरूर वो आसमान छू पाएंगी जिसकी वो उम्मीद करती हैं। अच्छा दिव्या तंवर जी, आपसे भी एक सवाल लूंगी। जब हम महिलाओं को लेकर के जिक्र कर रहे हैं तो इस बात का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। जब हम इस समाज का जिक्र करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि शिक्षा के प्रभाव से हम समाज को बदल सकते हैं। अगर महिलाओं का जिक्र करते हैं तो वो इसी समाज का हिस्सा है और इस समाज में देख पाते हैं कि किस तरीके से आज भी बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनमें हम जकड़े हुए हैं। दहेज प्रथा हो या फिर शादी पर होने वाला मोटा खर्च हो, इसके साथ ही हमने देखा किस तरीके से आज भी इस देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले निकलकर सामने आते हैं। इसी देश में हम देखते हैं कि बाल विवाह भी होता है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर मामले निकलकर सामने आते हैं, बलात्कार होते हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जो जी को झकझोर देते हैं, जिससे अभी भी निकलने की जरूरत भारत को है। दिव्या जी, देखिए कल्चर जो होती है ना किसी भी जगह की, वो डिफाइन करती है कि वहां पे औरतों को कितना सम्मान मिला जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि औरत नारी है, नारी अगर नारी की बात करें, नारी देवी है तो देवी दुर्गा भी है।
अगर देवी पूजनीय है तो देवी का एक रूप वो भी है, एम्पावरमेंट भी है, शक्ति भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा कि औरत है और आदमी भी है, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों ही इस प्रकृति का एक पार्ट है। अगर बच्चा घर में लड़की पैदा हो रहा है तो उसको भी उतना सम्मान मिलना चाहिए जितना लड़के को। अगर शादी हो रही है कि दोनों के लिए, शादी के लिए भी यही होना चाहिए कि लड़का अगर दहेज लेगा नहीं तो माँ बाप उसकी दहेज के लिए वो लायबिलिटी भी नहीं रहेंगे। तो समाज में सबसे छोटे लेवल से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कुरीतियां हमारे घर में पनपती है और फिर एक बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो शुरुआत हमेशा घर से होगी, घर की औरतों से होगी कि हमें किस तरीके से अपने परिवार में औरतों को सम्मान देना है, और वो सम्मान फिर लड़के में जाएगा, वो सम्मान उसमें भारत के समाज में जाएगा, ये देखने में कि और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम महिलाओं ने की है, तो हमने सबसे पहले अपने सम्मान के लिए लड़ना शुरू किया है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ना शुरू किया है। तभी तो सरकार और प्रशासन भी नारी सम्मान को लेकर के एक अभियान चला रही है, जिसे आज नाम मिशन शक्ति दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम महिला शक्ति का जिक्र करते हैं तो आज के समाज में नारी बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आई है। उसने नई परंपराओं को जन्म दे दिया है और पुरानी जकड़ों को तोड़ने का प्रयास किया है। नारी ने अपने कोमल भाव को बनाकर रखा और अपने अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है। इतिहास नारी जीवन की कई प्रेरक कहानियों के साथ है और आज के दौर में नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ती दिखती है। लेकिन आज की चुनौतियां अलग हैं। बदलते दौर में इन चुनौतियों से महिलाओं को खुद लड़ना होगा। बस नारी को हर क्षेत्र में जुझारू बने रहने की एक प्रेरणा अपने पास रखनी होगी। वो नया कुछ करने को तैयार हो, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत होगी और तभी हम देख पाएंगे कि समाज खुद ब खुद बदलने लगेगा। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।